शक्तिमान 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 2, 1, 0. चलो शुरू करते हैं ना। अब जो लोग नहीं आए क्या ही करेंगे, है? तो आज क्या हो गई? 31 दिसंबर। जा रहे हो दिसंबर, जाते रहो। तो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर की शुभकामनाएं, है ना। जहां तक छोड़े थे, जिन लोगों को ये साल अगर ज्यादा दिक्कत किया हो तो कोई बात नहीं, अगले साल अच्छा कर लेना। 31 दिसंबर 2024 बहुत कुछ सिखा गया। जिसको सिखा गया वो अपनी डायरी में लिख देगा, और जिसको दिक्कत दे गया वो ही अपनी डायरी में लिख लेगा कि इन गलतियों से बच के रहना भाई, सुधार लो। मैंने दूसरा क्वेश्चन जो बोला था प्रश्नावली में, तीसरा क्वेश्चन क्या था? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। बुक खोल लू ना, बुक। अब बुक बहुत छोटी हो गई, बहुत पतली हो गई है, रिवीजन करने के लिए तो बहुत आसान है। आज 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कल 3 क्वेश्चन हो गए थे। 6 क्वेश्चन का टारगेट है हर पार्ट से, और उसी में ही आ जाना है लगभग। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। आकृति बनी हुई है, आकृति कुछ इस तरह से बनी है। अर्धगोला एक इस तरह से खोद कर निकाल दिया गया है। यहां भी बना दिया है क्या? चलो, ये इस तरह से आपका कुछ बना हुआ है। बोला है कि बेलन की जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है। कुछ लोग डायग्राम में यहां से एरो लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, है ना। ये पीछे वाला पार्ट है, सर्कुलर भाग है। आधार की त्रिज्या 3.5, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, डायग्राम गलत हो जाएगा, सामने वाला वैसे भी नंबर ना देगा। क्या क्या गिवन है लिख लो। दिया है, दिया है बेलन लकड़ी का है ना, लकड़ी के एक ठोस बेलन की ऊंचाई ऊंचाई h इक्वल टू लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। यस, जल्दी आइए। लेट वाई लेट खुश रहिए। थोड़ी सी भी हाइट होती मार देता तो। नहीं नहीं, उसमें तो नहीं आया क्योंकि वो नीचे नीचे गया। अगर और किसी की हाइट होती तो उठता तो सीधे लग जाता। बच गया, कैमरा वैमरा तो टाट देता। चलिए, आधार की त्रिज्या दी हुई है। कोई पूछेगा कि कहां से वीडियो आ रहा है, तो मैं बता दो बघेलखंड की धरती से आ रहा है। भाई बाहर का कोई देख लेगा तो पता कैसे चलेगा क्या कहा है।
डिस्ट्रिक्ट सतना, बघेलखंड, विंध्य प्रदेश, है ना, उनको बता देना पड़ता है ना। चलिए देखिए क्या बोला था कि दो अर्धगोले, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे, खोद कर निकाल दिया गया प्रत्येक सिरे पर, है ना। तो दो अर्धगोला, अगर आप ये देखेंगे कि एक अर्धगोला यहां, एक अर्धगोला यहां है, दो अर्धगोले हो गए और दो अर्धगोला मिला करके एक गोला। तो एक गोला निकाल ये कर देते हैं, क्योंकि दो अर्धगोला मिलकर एक गोला, जिसे लकड़ी के प्रत्येक सिरे पर खोद कर निकाल दिया गया है ना, गया है, तब इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तब इस ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के चारों साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस एक अर्धगोले का, सॉरी अब दो अर्धगोले मतलब एक गोला, और एक गोले का क्या हो जाएगा 4 पाई R²। ठीक बात, कहीं अभी डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं भाई। प्रश्न नंबर कौन सा है, 9वां प्रश्न नंबर 9 बुक का। ऊंचाई दी थी, त्रिज्या दी थी, और बोला था कि अर्धगोले को खोद करके निकाल दिया गया है प्रत्येक सिरे पर। तो प्रत्येक सिरे के लिए मैंने एक अर्धगोला नीचे देखा, एक ऊपर देखा, दोनों को ऐड किया तो एक गोला बन गया। अगर एक गोला बना हुआ है तो फिर हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है प्रश्न में, तो हमने क्या किया कि उसके वक्र पृष्ठ का और दोनों सिरों पर अर्धगोला मिलाकर के एक गोला, और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। ठीक है, कॉमन लेना है, कुछ कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R, तो क्या हो जाएगा H है, H प्लस यहां का 2 और एक R, है ना। क्लियर, सही चल रहा है, रख दो अब सारी चीजें। 7 का पहाड़ा है इसलिए 22/7, त्रिज्या 3.5, 10 2 इंटू 3.5, 0.5 ये हो जाएगा, 44 इंटू 0.5, 35 दूनी 70 मतलब 17, है ना। सबका मल्टीप्लाई कर देना, देख लेना कितना आता है और बता देना मेरे को। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः लिख देना, अतः इस लाइन से नीचे लिखना ना, अतः लकड़ी के ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आने जैसा है और पूरे आने की संभावना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जूस वाला नहीं करा रहा हूं, जूस वाला आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसकी भाषा से दिख रहा है कितना बड़ा
इसकी भाषा है तो ये नहीं आ सकता। लेकिन ये क्वेश्चन एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। बिल्कुल छापने वाला मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इससे पहले घन वाला बताया था, उस पर आज मजा नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। आनंद बढ़ते रहना चाहिए धीरे धीरे। हैं? बोले कहां ठंडी में फंस गए यार, ये क्या करेंगे यार। लाइफ में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो खुश रहना और दूसरा पढ़ना। खुश कब रहेंगे? जो कुछ बनेगा। इस खिलौने का आसान निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो बाद में करेंगे, पहले इस खिलौने का आयतन निकालते हैं। और खिलौने, उसने बोला है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है कौन? शंकु। तो इस तरह से कुछ होगा। इस तरह का कल भी एक सवाल हुआ था क्या? तो ये भी तो खिलौना, ये भी बेलन के अंदर बाद में सेम क्वेश्चन हो गया क्या? व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई दी है? शंकु की ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। आधार का, शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है तो मैंने आधार का ही व्यास लिखा है। अब एक समझा देता हूं कि लंब वृत्ति का मतलब यह होता है कि जो इसका सेंटर होगा ना वही इसका भी सेंटर होगा। तो जितना व्यास शंकु का होगा उतना ही व्यास अर्धगोले का। ठीक बात है। इसका मतलब यह है अगर त्रिज्या निकालेंगे शंकु की तो वही त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की। ये हो जाएगी आर त्रिज्या। निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। इधर तो हो गया था सब। दिया है, क्या दिया हुआ है? एक खिलौना, एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है ना। एक ठोस, ठोस, ठोस का नाम है क्या? ठोस खिलौना है। एक ठोस अर्धगोला जिस पर अर्धगोलाकार खिलौना, ऐसा कर दो, जिस पर एक शंकु लंबवृत्तीय आरोपित। लंबवृत्ति से ये पता चल जाएगा कि उसका सेंटर और सामने वाला सेंटर सेम। एक शंकु लंबवृत्तीय आरोपित है तब तब शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी। ठीक है, समान होगी। शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 2r कर दे है ना, 4 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी r है और ये दूरी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यही शंकु का हो गई त्रिज्या और यही हो जाएगी अर्धगोले की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धगोला यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी दी है, शंकु की ऊंचाई h कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। सब दो दो दिए है क्या। अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, है ना। बोला था खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, क्या निकालना है, तो लिख दिया ना। हाँ, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने की परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको लास्ट में निकालेंगे ना, पहले ये पहले वाली कंडीशन निकाल लेते हैं ना, इसलिए ठोस खिलौने का, ये लट्टू को उल्टा कर दिए होंगे, है ना। लट्टू, लट्टू लट्टू तुम लोग चलाए हो कभी, नहीं चलाए ना, चलाए हो। मेरे पास ना पहले छोटा था जब, बटन वाला रहा करता था, ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसे बटन ऊपर दबा दे तो छोड़ करके घूमने लगता था। तो उसमें नई डिजाइन में निकाल, उसमें ब्लेड लगा दिया, आगे आलू आलू रख दो तो कट देता था। ठोस खिलौने का आयतन, आयतन को भी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है। तो पहले शंकु का लिख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका बेलन का
चलो, जितना दिया हुआ था मैंने कर लिया है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें इसने बोला द्रव्यमान निकालने के लिए, क्वेश्चन ने बोला है कि कितना द्रव्यमान होगा, तो इसका भी आयतन निकालने और इसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर दोनों के आयतन को जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे रिलेशन बनाएंगे। हमें लाना है किलोग्राम में और हमारे पास जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 केजी होता है, तो फिर जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उससे गुणा कर देंगे 8 का, पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन अगर कठिन क्वेश्चन बनाना है तो यही प्रश्न ही आना है। नहीं दिया है तो सीख लो ना, क्या ही दिक्कत है। बड़े आकार वाले स्तंभ, दोनों को एक साथ लिख दे क्या? लोहे के स्तंभों का, इसको नींद लगी क्या? इसको याद नहीं है कि जलना है? इसको याद है नहीं बल्ब को कि जलना है? बल्ब को याद ही नहीं है कि जलना है? उसको, बल्ब को भी अब याद आ गया कि जलना है, वो भी भूल जाता है ना। उसके इंस्ट्रूमेंट टाइट है, ठंडी में ठंड हो गया था। लोहे के स्तंभों का आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। बड़े आकार वाले स्तंभ का आयतन प्लस छोटे स्तंभ, छोटे आकार, है ना, वाले स्तंभ का आयतन, यहां पे लिख देते हैं बेलनाकार, है ना, बेलनाकार। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बड़े सारे कैपिटल माने थे अपन, करते जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सिर्फ मान रखना है तो ये सब कर लेंगे ना। कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई को बाहर रख लेते हैं कि एक साथ करें, वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कॉमन कर लो। आर स्क्वायर कितनी थी? 12, और ऊंचाई कितनी थी? 220, प्लस स्मॉल आर में कितना था? 8 का स्क्वायर, एच कितना था? 60। कुछ तो डाटा भी याद नहीं हो पाता है, डाटा याद रहता है सर। अभी जब तक ये सवाल चल रहा है तब तो उसका डाटा याद रहेगा। लोग पलटा पलटा के देख रहे हैं, क्या करेंगे देख करके? 3.14 क्वेश्चन ने बोला था 144 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। आसान कर दिया ना क्वेश्चन। देखो तो गुणा करने का ट्रिक देख लो कैसे। 220 है तो दिमाग में लगा लेना कि ये लिखा हुआ है 2 गुणे 11, 110। 2 को छोड़ लो, पहले 11 से कर लेते, फिर 2 से कर लेंगे। इस तरह से दिमाग लगाना है ना। सिखा दिया, बस हो गया। मतलब सामने वाले को पता नहीं चले कि गुणा कैसे कर लिए, तो पहले 11 से कर लेते। 11 चौक 44 की 4, 11 हासिल 4, 11 44, 4 48 की 8 हासिल 4, 11 कम 11 और 4 15। अभी इसमें 10 से गुणा नहीं हुआ था। हाँ 22 से हो जाता है, लेकिन आपको 22 का पाना पढ़ना पड़ता है ना। हाँ पढ़ लेते, आप होशियार ज्यादा है ना। हाँ हाँ मैं सिखाऊंगा ना।
2 से कर दो, 0, 8, 16, 10, 11, 2, 2, 3, ठीक है, ये हो गया, ये अपना गुणा फाइनल हो गया। तो 31,680। अब प्लस इसका कर दो, इसका तो याद है 64 का फाड़ा पड़, 6 का पढ़ लो, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 36, 37, 38, ये हो गया। मैं चना किया ना आंसर, तो खटिया खड़ी हो जाएगी। 0, 8, 4, 12, हासिल 1, 8, 6, 1, 15, 5, हासिल 1, 1, 1, 2। बता दो गुणा इसका कितना जाएगा। पूरा गुणा 32,520 का गुणा इससे करने में तो इतना तो नहीं आता है। कुछ तो गड़बड़ है क्या दया? यहाँ पे इतना ही आ रहा है जोड़ने पर। अच्छा 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। 11,532.8 है ना, 111 क्या आ रहा है? कितना रहा है? क्यों? नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, 8 आएगा ना, 4 दूनी 8 इकाई में चल रहा है ना, 8 आएगा। इसकी यूनिट लिख देना सेंटीमीटर क्यूब। भी लिख देते थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। वॉल्यूम इस प्रकार लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 kg, 8 kg ग्राम है 8 ग्राम है, 8 ग्राम है, ठीक है ठीक है, 8 ग्राम है, सुधार लेना पीछे वाले में, जहां भी 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या ही दिक्कत है, पहले भी नहीं बताया अब भी नहीं बताया तो कोई बात नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो यहां से लिख देंगे 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 गुणे 8, 64 कितना आ रहा है? 892,262.4, ये हो जाएगा ग्राम में। अब कुछ ज्यादा बड़ी है तो हमें रिलेशन पता हुआ है कि 1 kg में कितने होते ग्राम? 1000, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/1000 kg। तब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 892.2
2624 है ना, 2624, ये हो जाएगा केजी में, ये हो जाएगा केजी में, किलोग्राम है ना, ये लगभग में जाएगा है ना, अब ये लगभग में जाएगा, वैसे भी 3.14 लगभग होता है। अतः लिख देना, फिर ये सब नीचे ही करना है, एक लाइन में सब पूरा नीचे करते चले जाना। अतः लोहे का कुल द्रव्यमान 892, जैसे उत्तरमाला देख लेना रे, सही लिखी कि नहीं, केजी है। ये इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, और अभी अपने पास टाइम है तो हम लोग एक आध क्वेश्चन, मतलब इसमें करना नहीं है, सिर्फ चर्चा कर लेंगे कि उसमें किस तरह से क्या होगा, फार्मूले लिख करके देख लेंगे। वैल्यू और सॉल्यूशन तुम लोग घर में सेल्फ कर लेना। रिवीजन क्लास में मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन तो फंसने हैं, 6 क्वेश्चन करा रहे हैं, और 6 पार्ट का आगाज होगा 6 तारीख और 6 क्वेश्चन, 6 तारीख 6 क्वेश्चन, 6वां पाठ 6 तारीख और 6 क्वेश्चन। क्यों? 5 को रविवार है, लेकिन 5 को होना है ट्रिग्नोमेट्री, 5 को होना है त्रिकोणमिति। 8 पाठ और 9 पाठ एक साथ खत्म होंगे, हैं? खुश? तो ये ध्यान रखना, 6वां चैप्टर 6 तारीख और 6 क्वेश्चन है। सर्कल का मुझे याद नहीं कि किस दिन मैंने रखा है, पार्ट 10 ना, ठीक है ना, देख लेंगे आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये हो गया, ये पूरे लिख गया क्या? देखो इसमें मैंने जो और एक्स्ट्रा आपके वर्क के लिए बोला है कि आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन कर लेंगे। कलमदान का क्वेश्चन आ चुका है, कलमदान से ज्यादा परेशान नहीं होना है। गुलाब जामुन का क्वेश्चन भी आ चुका है, आने जैसा मेरे को अब नहीं लग रहा है। लग रहा है दवा का कैप्सूल 12.1 का 6वां प्रश्न। कैप्सूल लग रहा है, सिर्फ बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, समझा दूंगा ना। भाषा बनाना सीख लो और अपने से अपनी भाषा में क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करो। कोई अलग से याद नहीं रहता, किसी को याद नहीं रहता गणित में। बोला है कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पे एक अर्धगोला है, देखिए आकृति में है, कैप्सूल की लंबाई 14 है। बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता चल गया कि एक अर्धगोला यहां है, एक अर्धगोला यहां है, दोनों मिलाकर के एक गोला। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 4 पाई आर स्क्वायर गोले का, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। मान रखना है, खेल खत्म करना है। वैसे भी लंबाई 14 का पहाड़ा है, काम हो जाएगा। 7 का पहाड़ा, 14 के पहाड़े, कुछ भी कर लो। एक ये मेरे को क्वेश्चन लग रहा था, दवा का कैप्सूल बता दिया। देखिए कलमदान को समझा देता हूं, कहीं फिर से ना रिपीट कर दे क्वेश्चन। अब भाई एमपी बोर्ड है, उसको तो कुछ भी करना है, उसको क्या करना है, उसको तो कुछ भी करना है, वो तो कुछ भी दे दे, अपने को करना है, अपने से बनना चाहिए। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन इसी में दिया हो, प्रश्न नंबर 4 12.2 में। प्रश्न नंबर 4 को समझा रहा हूं, इसमें 4 कलमदान है। कलमदान में कुछ नहीं होता है, वो पेन खोसने के लिए, वो प्रिंसिपलों के पास देखे होंगे, पेन खोसी रहती है उसमें, देख लेना अपने स्कूल में कभी चोरी छिपे है, नहीं जाने देते, चाक मांगने चले जाना तो मिल जाएगा। देखिए तो इस तरह से कलमदान बना हुआ है। तो ये बोला गया है कि इसका 3D व्यू भी क्वेश्चन में बना हुआ है कि ऐसे
है ना। ये दिख रहा है, लकड़ी का कोई बॉक्स होगा, उस पर ऐसे खोस देते हैं पेनों को, ठीक है, अच्छी बात है। तो बोला है गड्ढे की त्रिज्या ये 0.5 0.5 0.5 0.5 क्वेश्चन में दी हुई। घनाभ की विवाहें दी हैं 15, 10, 3.5। 15 लंबी, सबसे लंबी वाली होगी, 3.5, 15, 10 ये होगी, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो होगी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं किससे, LBH से। तीनों की लंबाई दी है, पूरा निकाल लेंगे। इसका मतलब अगर हमने ये LBH किया सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मतलब ये हो जाएगा कि अभी होल नहीं है, पूरा घनाभ का आयतन आ जाएगा, अभी होल नहीं है, ठीक है। फिर बोला है कि गहराई, गड्ढे की त्रिज्या और ये जो गहराई है ये वाली, ये शंकुआकार जो है 1.5 सेंटीमीटर है, यहां की त्रिज्या इसने दे दी है 0.5, सबकी कॉमन है। बोला है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जब कलमदान बना दिया गया होगा ना, तो यहां होल हो गया होगा, कैसा होल हुआ होगा, इस शंकु के आकार का। इसका मतलब ये है कि लकड़ी का पूरा आयतन निकाल लेना है, और उसमें क्या माइनस करोगे, 4 शंकु का, तो 4 गुणे 1/3 πr²h। एक शंकु का आयतन इतना होता है, 4 कलमदान बने हुए हैं, 4 से गुणा कर देंगे, जितना भी सोल्यूशन आएगा वो कुल लकड़ी का आयतन होगा, लकड़ी का आयतन। मान रखने में कोई दिक्कत, दिया है, भाषा बनाना है, जो जो दिया है, इसमें ये सबसे आसान क्वेश्चन है समझने के लिए। और इसी तरह का एक डायग्राम मैंने उधर बना दिया था, एक ये बना दिया। कितनी चर्चा हो गए, 2 क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और चर्चा करना है, जो आना होगा तो आ जाएगा। कौन सा छोड़ के रखा था मैंने, ये बता दिया है क्या, मयंक वाला नहीं बताया। बगीचे में चिड़ियों के पानी पीने का कुछ बनाया गया है स्टैंड टाइप से, है स्टैंड टाइप से बनाया गया है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। पानी पीने के लिए यहां बनाया गया होगा, कुछ अर्ध गोला कटोरा रख दिया गया है, जैसे हम लोग वो रख देते हैं, मिट्टी के नहीं आते, क्या बोलते हैं उसको, कूड़ा उड़ा टाइप, जो भी ऐसे रहा ना, कहा यार, पानी भर दिए इसमें, फिर चिड़िया आएगी, चिड़िया ऐसे आती ना है यार, आ रही चिड़िया, चिड़िया ना आएगी, कौन आएगा, गिद्ध थोड़ी आना यहां। बोला है जो इस पक्षी का स्नानागार है, पक्षी का जो स्नानागार है, बर्ड बाथ बोलते हैं, बर्ड बाथ। अब मैन बाथ हो जाता तो आदमी जाके नहाता, लेकिन बहुत बड़ा रहता है, उसमें आदमी लोड जाता है? स्विमिंग पूल नहीं यार, स्विमिंग पूल तो कूद कूद के नहाने वाला है। एक टप होता है, बाथ टप, जिसमें आदमी लोड के नहाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको ये समझ में आ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो ये हो जाएगा कि ये बेलन के आकार का है, लेकिन ऊपर तो अर्धगोला रखा हुआ है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब अंदर का, और यदि अंदर की बात करूंगा तो अर्धगोले का हो जाता है 2πr², अर्धगोले का, और बाहर बाहर का 2πrh। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है, डाउट इस बात का हो रहा है कि कहीं नीचे ना होगा कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई बेलन में तो 2 टाइप से होता है ना, कि एक ऊपर का वृत्त, एक नीचे का वृत्त, और बाहर बाहर का। तो बाहर बाहर का तुमने ये लगा दिया,
ऊपर चलो ठीक है गोला कटा हुआ है, अर्धगोला कटा है तो तुमने अर्धगोला जोड़ दिया, और नीचे वाले वृत्त का क्या होगा? क्या क्या बोला है? जमीन में रखा है। कहां लिखा है? खोखला बेलन है, नीचे खोखला दिया हुआ है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब ये पैक नहीं है ना? अब ये पैक नहीं है, ये डॉटेड, इधर भी डॉटेड और इधर भी डॉटेड। तो इसके मैं डंडा समझ रहा था कि ये जो वाला स्टैंड है, ये स्टैंड लगा कहां है? ठीक है, अब नीचे से खोखला है, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रम है, ड्रम ऊपर नीचे से खुला है और ऊपर एक कटोरा रख करके पीने के लिए सिर्फ बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि ये जो गिलास होती है, गिलास को उल्टा कर दिया गया है ना, और यहां से एक कटोरा निकाल लिया। ठीक है, चले अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको लगाना होगा 2 पाई आर एच और अर्धगोले का जो ऊपर रखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, बन जाएगा मेरे हिसाब से। मान रखना है, काटा कूटी करना है? ठीक बात है। हटाए, चैप्टर 1 पे चलते हैं। कहानी को अब ये आयतन, क्षेत्रफल, अब इस तरह के मेरे नाम दिमाग में ना घूमे, है ना? चैप्टर 1 रिवीजन क्लास में इसे थोड़ा सा फास्ट चलना है। चैप्टर 1 इस साल आएगा और चैप्टर 2 अगले साल आएगा, है ना? चैप्टर 1 इस साल और चैप्टर 2 पुष्पा भाव का आ चुका है, अब अपना वाला चैप्टर कल आएगा 2। चलिए देख लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 बड़ा आसान है, इसमें क्वेश्चन शायद कम है, 4 2 3 4 5 6 ही है, 7 भी कर दिए शायद मैंने, 7 मैंने इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। अरे ना, पूरा पार्ट का मैंने 7 क्वेश्चन बोले तो लोग डरवा देते। चलिए, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं पता है कौन कौन सी है? नहीं पता? चलो मैं छोड़ देता हूं, मैं ये बता देता हूं कि अपरिमेय को छोड़ दो, अपरिमेय संख्या को छोड़ दो, अपरिमेय में कौन सी वाली? ये आई वाली छोड़ दो, आयोटा वाली। ठीक बात है। तो 2 टाइप की संख्याएं होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है आभासी, या बोले जाए काल्पनिक, या फिर बोले अधिकल्पित। यहां से एक तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हो सकता है कि इसी बार आ जाए, -√p क्या है भाई? कौन सी संख्या है? ये आभासी है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है, वास्तविक नहीं, या फिर आएगा अधिकल्पित। तो ये है अधिकल्पित, कहीं भी मिल जाए तो ठोक देना अधिकल्पित। क्यों? इसको अगर सॉल्व कोई करना चाहे तो सॉल्व तो करना पाएगा, फिर 11वीं 12वीं गणित कोई पढ़ा होगा तो कर लेगा। रूट को -1 अलग अलग निकाल दिया जाता है और इसकी वैल्यू आई, आयोटा की गई है, आई इक्वल टू आई इंटू √p, इस तरह लिखा जाता है। और पूरी फुल फॉर्म में कैसे? अगर सम्मिश्र संख्या होगी तो a + ib, एक रियल नंबर है, एक आभासी नंबर को मिला करके जो संख्या बनाई जाती है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। a + ib का फॉर्मेट 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, पहले पढ़ लिए ताकि थोड़ा सा याद रहे कि हाँ आई कुछ बताए थे। आई स्क्वायर का मान कितना? -1। कैसे? कैसे भाई? आपको तो ये पता है ना कि आई का मान तो √-1, और दोनों पक्षों का वर्ग किए तो आई क्यूब का मान आई क्यूब का मान आई क्यूब का मान है
अरे यहां देखो दोनों पक्षों में आई का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का आई। कॉन्सेप्ट लगाओ ना, कैसे होगा एक बताइए ना। हाँ लेकिन आप बताइए ना कि घन करेंगे तो माइनस का ना आएगा, तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, ये पावर 6 ना हो जाएगी। घन करेंगे आपको ये जो रिलेशन है तो आई का स्क्वायर मतलब तुम दोनों पक्षों में घन में करोगे तो इसका तो -1 आएगा, लेकिन इसका क्या 6 हो जाएगा ना। क्लियर। तो ये काल्पनिक है, ये आपके बातों की बात नहीं है, बोर्ड पेपर में भी चलना है। मैंने इसलिए बता दिया ताकि कभी 11वीं 12वीं पहुंचे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत पहले से देखा था। ठीक है, अधिकल्पित आभासी की बात नहीं करनी, वास्तविक भी सब आएगा। ठीक है, वास्तविक टाइप होते हैं, परिमेय होता है और अपरिमेय होता है। क्लियर है, बाकी सब देखेंगे इसमें। हटा दे। तो देखो इसके सीधे सीधे मैं कंक्लूजन पे आता हूं। जो ये चैप्टर है तुम्हारा पहला, ये चैप्टर दो चीजों पर है। किसमें किसमें है, एक एचसीएफ और एलसीएम पर है, एक कॉन्सेप्ट ये है, और दूसरा है अपरिमेय संख्या के लिए। क्लियर है। अपरिमेय संख्या में क्या आती है, अंडर रूट के अंदर p है, नहीं अंडर रूट के अंदर n लिख लो, n है, और n क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक बात है। किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके। एक कुछ नहीं है भाई, अभाज्य संख्या वैसे भी 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक बात है। तो ध्यान रखे रहना, अपरिमेय संख्या में रूट n, और n क्या है, अभाज्य संख्या है। पहला काम तो ये हो गया। पाई, पाई भी अपरिमेय में आएगा। पाई का मान जो है 22/7, सिर्फ ये लिखा रहे तो परिमेय है, लेकिन अगर इसके बराबर में y आ जाए, पाई आ जाए, तो फिर आप समझ जाना कि ये क्या है। अरे भाई क्यों क्यों नहीं है परिमेय, p/q के रूप में लिखा जा रहा है, और जो p/q के रूप में लिखा रहता है वो परिमेय होता है। क्यों, नॉट इक्वल टू 0, तो सही बात है, 7 कहां 0 है, सिर्फ 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये कह दे कि पाई बराबर 22/7, अब क्या है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय, बोले ये क्यों, ऐसा कैसे बता रहे हो, वो इसलिए कि पाई का मान जो होता है ना, डिग्री में देखा जाए 180, और ये होता है पाई रेडियन। इसको लोग लिखते नहीं है, पाई रेडियन होता है सर, इसकी यूनिट रेडियन। ये कोण है, एंगल है, ठीक है। पाई रेडियन एक कोण होता है, डिग्री इसके बराबर होता है। अब यहां पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 22/7 है। कभी बड़ी क्लास में बैठना तो फिर प्रूफ बताएंगे कि कैसे इसका प्रूफ करते हैं 22/7 को, सर्कल वर्कल में ये सब प्रोसेस करते हैं, है ना। तब जाकर के 22/7 ये रेडियन में आता है। लोग लिखते नहीं है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है रेडियन में, सर रेडियन, पाई रेडियन का मान 22/7 रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन में होता है। इसलिए ये वैल्यू अगर उसके बराबर चली जाती है तो फिर वो अपरिमेय होती है, और यदि बराबर नहीं तो ये परिमेय होती है। क्वेश्चन में पूछ सकता है ना कि 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, सत्य सत्य। लोग दिमाग लगा 22/7 पाई का मान होता, पाई अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ऐसा नहीं है। सत्य सत्य में आ जाए 22/7 एक परिमेय संख्या है तो सही मार देना, हाँ है। पाई का मान तो फिर समझ लेना कि अपरिमेय है, बोल दे कि पाई का मान क्या है तो अपरिमेय है। क्लियर है, अपरिमेय ये हो गया, ये हो गया। तो आपको 2-3 चीजें पढ़नी है, एक एलसीएम एचसीएफ निकालना, और एक क्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। वो भी सिद्ध करना है, उसमें भी 3 टाइप बताऊंगा, 3 से ज्यादा नहीं बताना है। एक बताना है √5 का, और क्या बताना है, बिल्कुल यहां पे जो लिख रहा हूं ना, ये मान लो कि आना ही है। एक लिखना है 3√2 का,
और एक लिखना है 5 माइनस √3 का। ये 3 सिद्ध कराने हैं और उसके बाद इसी में √2 भी आ जाता है, √3 भी आ जाता है। और इसमें तो ठीक है, एक 7 रूट वाला कुछ है ना, 7√5, इसमें 7√5 भी कवर हो जाएगा और इसमें कवर हो जाएगा 6 प्लस √2। ये प्रश्नावली 1.2 में जो बता रहे हैं एकदम मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा गेसिंग ये कह रहा है कि √5 आएगा इस बार, ये नहीं आया तो 3√2 आएगा इस बार, सिद्ध करने के लिए। हाँ ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए। और नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन में आएगा 5 माइनस √3 सिद्ध करने के लिए। ये मेरे 3 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपका सेल्फ वर्क है ये वाला 6 प्लस √2, इसका सेल्फ वर्क है ये वाला 7√5, इसका सेल्फ वर्क है ये वाला √2 या फिर √3। मैं √5 का कराऊंगा। क्लियर है? एक ये हो गया, इसके लिए ये वाला चैप्टर 1.2 से तो ये खत्म हो गए। इस वाले से एचसीएफ और एलसीएम, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम समझ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया फुल फॉर्म। अब इनके ये समझो होता क्या है, अगर किसी का एचसीएफ फाइंड करना है तो जितने भी आपने गुणनखंड किए हैं, और कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो भी किए हैं उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेने हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है। और एचसीएफ एलसीएम में क्या करना है, कुल अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। अभी समझ में नहीं आ रहा है ये ऑब्जेक्ट में क्या कर, अभी क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव। अभी जितना भी पढ़ा दिया है मैंने वो सब ऑब्जेक्टिव बताया, जितना भी बताया। पाई भी इसमें, पाई मैंने जो बताया था ये अपरिमेय है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि पाई क्या है, पाई एक है, अपरिमेय परिमेय दुनियादारी। सत्य में बोल दिया पाई परिमेय संख्या है, गलत कर देना। ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है। क्या क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात होती है, असत्य है, न्यूनतम घात होती है। पूछेगा एलसीएम कुल अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात होती है, असत्य है, अधिकतम घात होती है। समझ में नहीं आ रहा, अब क्वेश्चन करा देता हूं। एक 4 है, एक 6 है और एक 20 है। इसका मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 3 6 गुणे 1। 20 के करूंगा 4 पंचे 20, तो 2 की घात 2। अब किसका उत्तर निकालना ये देख लो। तुमने बोला एचसीएफ, तो मैं ये कह रहा हूं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, दोनों उभयनिष्ठ क्या है, 2। उसने बोला है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात। इसकी 1 घात, इसकी 2 घात है, उत्तर 2 होगा सर। एलसीएम, उसने बोला कुल अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। इतने ही हैं, इतने ही है ना। अगर इतने हैं, इन सबके अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात
2 है, 3 का अधिकतम घात 1 है और 5 का अधिकतम घात 1 है। ये आपका उत्तर हुआ करेगा सर। कोई बोलेगा सर अभाज्य गुणनखंड में 1 कैसे आ गया? अभाज्य संख्या नहीं बोला, अभाज्य गुणन करते, एक अभाज्य है ना, तो 1 लिया। एक इनका जो भी गुणा आएगा 60, ये एलसीएम हुआ करेगा। ठीक बात है, ये गुणा उणा करने वाला चक्कर एलसीएम में नहीं आता। आज यहीं तक ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। क्वेश्चन है कल कर दें, कल आधे घंटे में हो जाना है क्वेश्चन। पहले चैप्टर में कुछ नहीं है, टाइम हो गया है इसलिए, टाइम हो गया है इसलिए 7 मिनट ज्यादा भी हो गए हैं, है ना। स्कूल जाना है ना, स्कूल जाइए। और किसी को जाना है स्कूल, स्कूल जाइए। ठीक बात है, स्कूल जाना जरूरी है। मास्टर है आज क्या छुट्टी है? अच्छा तुम लोगों की छुट्टी है सरकारी वाली।